हेलो दोस्तों, मैं मनोज पाल PSCY DC सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमारी मध्य प्रदेश के राजवंश की जो सीरीज चल रही है उसमें अगला राजवंश पढ़ने वाले हैं हम नाग राजवंश। ठीक है, इससे पूर्व गर्दभिल वंश, ठीक, उच्चकल वंश हो चुके हैं। ठीक है, औलिकर वंश भी पढ़ा दिया है। अगला राजवंश है नाग राजवंश। ठीक, तो देखते हैं नाग राजवंश को। ठीक, तो ये एक यूनिट 2 है, इसमें प्री की यूनिट 2 भी है और मेंस की यूनिट 2 भी है। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश पढ़ रहे थे। अपन ने गर्दभिल राजवंश पढ़ लिया है। देखो एक एक बार मैं बता देता हूँ इनकी लोकेशन वर्तमान में कहाँ लोकेटेड है। ठीक, तो ये MP का अपना मैप है। ठीक है, इसमें सबसे पहले गर्दभिल वंश आता है। तो गर्दभिल वंश जो है वर्तमान उज्जैन, जिसका प्राचीन नाम अवंती है, वहां देखने को मिलता है। उज्जैन में दो प्रमुख राजवंश थे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का उदय भी उज्जैन से ही होता है। तो ये दो राजवंश कहाँ देखने को मिलते हैं? उज्जैन में। लेकिन जो गुर्जर प्रतिहार होगी दूसरी राजधानी कहाँ हो गई थी? कन्नौज में। ठीक है, उसके बाद नाग राजवंश आज वर्तमान में पढ़ने वाले हैं अपन। ये कहाँ मिलता है? उत्तरी मध्य प्रदेश। इनकी प्रमुख राजधानी जो थी पवाया, कहाँ आती है? पद्मावती इसका प्राचीन नाम था, वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र में पड़ती है। लेकिन इस वंश की जो उत्पत्ति है वो इसके संस्थापक राजा वृषनाग होते हैं और उन्होंने कहा से? विदिशा से इसको नागवंश की स्थापना की थी। उसके बाद औलिकर राजवंश है। औलिकर राजवंश प्राचीन नाम दसपुर, वर्तमान नाम मंदसौर में इनकी राजधानी हुआ करती थी। ये गुप्तों के समय में शासन करते थे। ठीक, उसके बाद परिव्राजक राजवंश। ठीक, परिव्राजक राजवंश ये है सतना, वर्तमान सतना में पड़ता है। यहाँ इनकी राजधानी कौन सी थी? नागौद। ठीक है, उसके बाद अगला आता है उच्चकल राजवंश। इनकी भी राजधानी वर्तमान सतना में ही पड़ती है, जिसको उचेहरा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इन्हीं शासकों ने इसको स्थापित किया था। प्राचीन नाम इसका उच्चकल्प ही था, लेकिन अपभ्रंश के कारण इसका नाम उचेहरा हो गया। ठीक है, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार पढ़ चुके हैं। कलचुरी, कलचुरी वर्तमान में दक्षिणी मध्य प्रदेश में, जहां त्रिपुरी जो कि जबलपुर क्षेत्र में आती है। ठीक है, त्रिपुरी इनकी राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद चंदेल आते हैं। चंदेल ठीक उत्तरी मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, जिनमें उनकी राजधानी हुआ करती थी खजुराहो। ठीक है, उसके बाद परमार, परमार में इनकी राजधानी मालवा क्षेत्र में धार, इसका प्राचीन नाम धारानगरी हुआ करता था। ठीक, तोमर राजवंश, तोमर राजवंश इनकी राजधानी जो है ग्वालियर क्षेत्र में थी। उसके बाद गौंड राजवंश, ये भी जबलपुर मंडला क्षेत्र में थे, जिनकी राजधानी गढ़ा थी। ठीक है, उसके बाद कच्छप घाट, ठीक, ये राजवंश है। ये राजवंश उत्तरी मध्य प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, दुपकुंड, श्योपुर, नरवर आदि क्षेत्रों में था। ठीक, तो आज नागवंश शुरू करते हैं। ठीक है, ये वर्तमान मैप है, इसमें कहाँ कहाँ कौन सी लोकेशन है उसके हिसाब से देख लेना। ठीक है, चलो नागवंशी शासक। अब नागवंशी कौन कौन शासक हुए? जब देखो जैसे रियासत में क्वेश्चन आया था, जैसे जब पहली बार रियासत जुड़ी थी तो उसमें रियासत के एक पूरा क्वेश्चन आया था कि रियासतों का वर्णन करें, जैसे भोपाल रियासत का या फिर बुंदेलखंड की रियासतों का। तो ऐसे एक वंश के रूप में आ सकता है। इस वंश में जो शासक है वो छोटे छोटे शासक हुए हैं, तो एक 7 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आने की कम संभावना है। लेकिन एक पूरा नागवंश से 7 नंबर या 10 नंबर के क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। इसलिए इसको पूरे क्वेश्चन के रूप में, एक पूरे वंश को पूरे क्वेश्चन के रूप में तैयार करना। ठीक है, तो नागवंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए? इसमें सबसे पहले इनके जो प्रथम संस्थापक शासक हुए वृषनाग। ठीक, इन्होंने विदिशा में नागवंश की स्थापना की थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट शासक होते हैं भीमनाग, फिर आते हैं भवनाग, वृषभनाग एक शासक हुए हैं। उसके बाद स्कंदनाग, वसुनाग, बृहस्पति नाग, रविनाग, विभुनाग, प्रभाकर नाग, देवनाग, नागसेन और गणपति नाग, ये अंतिम शासक है। ठीक, तो प्री के फैक्ट के हिसाब से भी शासकों के नाम याद रखना। अब इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि इनके सरनेम में ही नाग लगा हुआ है। लेकिन इनके जो संस्थापक शासक हैं वृषनाग, उनको याद रखना और आप गणपति नाग को याद रखना। ठीक है, तो ये प्रमुख शासक हुए। ठीक, उसके बाद ये वर्तमान में कहाँ लोकेशन है? तो ये नागों की वर्तमान लोकेशन है। ठीक है, यहाँ देखो इनके समय में आप गुप्तों के उदय को देखोगे। इनके समय चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य आदि प्रमुख शासकों को देखोगे। समुद्रगुप्त तो इनके प्रमुख शासकों को पराजित करके नागों को अपने सामंत के रूप में शासक बना लेते हैं। इसके समय में लिच्छवी सबसे प्रमुख, यहाँ 3 जो डायनेस्टी है वो देखने को मिलेगी, एक गुप्त, नागा और अपनी वाकाटक। ठीक, इन तीनों के बीच जो है वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे। ठीक, जो गुप्त है वो नागों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे और नाग वाकाटकों से, और फिर गुप्त भी वाकाटकों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे। जो वाकाटक है वर्तमान विदर्भ, नागपुर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दक्षिणी वाले क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, चलो
उसके बाद आते हैं अब जानकारी के स्रोत, जो नागवंश है उसकी जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। तो बाकाटक, क्योंकि ये बाकाटकों के समकालीन ही थे, बाकाटक और गुप्त में भी इनकी जानकारी मिलेगी, ठीक। तो बाकाटक वंश के चामक और तिरोड़ी शिलालेखों के नाम है, ये जो जगह है चामक और तिरोड़ी, वही शिलालेख मिले हुए हैं, तो उनके शिलालेखों में इनकी जानकारी मिलती है। बाणभट्ट जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्ष की संबंध में एक रचना लिखी है हर्षचरित, तो उसमें भी इनका वर्णन मिलता है। उसके बाद समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, ठीक, प्रयाग अर्थात जो इलाहाबाद जिसका प्राचीन नाम था, प्रयाग में एक प्रशस्ति लेख है, ठीक है, वहां की जगह समुद्रगुप्त का है, उसमें भी इनका वर्णन मिलता है। और विष्णु पुराण, ठीक है, ये भी गुप्तकालीन रचना है विष्णु पुराण, तो इसमें भी इनका नागवंश का संबंध में जानकारी मिलती है। उसके बाद अब आते हैं वृषनाग, ठीक, वृषनाग 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के हिसाब से इनके सारे फैक्ट को ध्यान रखना, ठीक है। तो विदिशा में, अब इनकी राजधानी तो सबसे पहली विदिशा और इनकी उत्पत्ति भी विदिशा से ही मानी जाएगी, लेकिन आगे इनकी जो राजधानी है वो हमें और दूसरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो विदिशा में नागवंश की इन्होंने स्थापना की। इनके पूर्वज जो है कुषाणों के सामंत थे, तो इनके समय में जब आप मैप देखोगे तो कुषाण भी पश्चिमोत्तर भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित थे। तो ये सबसे पहले प्रारंभिक रूप से कुषाणों के सामंत के रूप में वृषनाग ने शासन स्थापित किया, ठीक। उसके बाद इनकी राजधानी, इनकी प्रथम राजधानी विदिशा थी, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि वृषनाग ने कहाँ स्थापित किया अपनी राजधानी को, विदिशा में। इस वंश की स्थापना कहाँ हुई, विदिशा में, ठीक है। इनके सिक्के जो वृषभ या बैल प्रकार के सिक्के जारी किए जाते थे, इंपॉर्टेंट है ये, एक मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि नाग शासकों ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए, तो वृषभ प्रकार के, ठीक है। तो ये वृषनाग थे। उसके बाद आते हैं भीमनाग, सबसे इंपॉर्टेंट शासक हैं इस वंश के। इनका काल शासन काल जो है 210 से 230 ईस्वी के बीच माना जाता है। इनकी राजधानी विदिशा से पद्मावती, ठीक। तो भीमनाग ने इनकी राजधानी जो है पद्मावती अर्थात जिनका पवाया वर्तमान नाम है, ठीक, जो कि कहाँ ग्वालियर क्षेत्र में पड़ती है, ग्वालियर जिले में वर्तमान में आती है, ठीक, पद्मावती है पवाया। इनकी उपाधि महाराज, ठीक। अब इन्होंने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, इसलिए इन्होंने अपनी उपाधि जो है महाराजा रख ली थी, ठीक। इनका वर्णन कहाँ मिलता है, भवभूति, ठीक, एक संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान लेखक है भवभूति। इनकी रचना जो है मालती माधव, ठीक, मालती माधव में मुख्यतः विदर्भ जो कि नागपुर के आसपास के क्षेत्र है, वहां की एक प्रेम कहानी है मालती और माधव की, उसमें जो है भीमनाग का वर्णन मिलता है, ठीक। इनके सिक्के जो है ऑब्वियस है कि ये पवाया ग्वालियर से ही इनके सिक्के प्राप्त होंगे, जो कि इनकी राजधानी भी थी, ठीक। तो ये भीमनाग एक इंपॉर्टेंट शासक है, तो ये ध्यान रखना। भवभूति की मालती माधव में इनका वर्णन मिलता है। भवभूति कौन है, बता दिए, संस्कृत के नाटककार हैं और संस्कृत के विद्वान लेखक है। ये कन्नौज के शासक यशोवर्मन होते हैं, उनके शासनकाल में उनके दरबार में रहते थे। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती है, एक महावीर चरित है, उसके बाद उत्तर रामचरित है और मालती माधव, ठीक। अगर कभी 2 नंबर में आ जाए, बाकी इनकी रचनाएं प्रीलिम्स में कई बार पूछी गई हैं, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए भी इनका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। फिर आते हैं अगले शासक भवनाग। भवनाग इनकी अपनी पुत्री का विवाह उन्होंने बाकाटक शासक प्रवरसेन से कर दिया था, ठीक। अब देखो ये बाकाटकों से इन्होंने क्या कर लिया, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, ठीक, भवनाग ने। तो अब जो कि बाकाटक जो है यहाँ, मतलब ये जैसे भारत का मैप बनेंगे तो ये विदर्भ क्षेत्र में बाकाटक शक्ति यहाँ थी, यहाँ की जगह आपको मगध में गुप्त देखने को मिलेंगे और यहाँ मध्य भारत में, ठीक, जो कि नाग शासक। अब ये तीनों बहुत बड़ी शक्तियां थी भारत में उस समय। तो क्या होता है जब या तो इनके साथ कूटनीतिक संबंध बना लिए जाए या फिर आक्रमण करके इनको जीत लिया जाए, तो सबसे मतलब आक्रमण करने में, युद्ध करने में दोनों का ही नुकसान होता है। तो जब शक्ति बराबर की टक्कर की होती है तो वहां क्या वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के रक्षा करते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते, ऐसे सिद्धांत बन जाते हैं। तो नागों ने सबसे पहले कहा अपना जो वैवाहिक संबंध है वो विदर्भ में स्थापित किया। उसके बाद जब गुप्त जो चंद्रगुप्त रहेगा वो भी अपना विवाह जो है नाग कन्या, ठीक, या नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह करेगा, ठीक। ये कुबेर नागा से चंद्रगुप्त विवाह करते हैं और कुबेर नागा से इनकी पुत्री उत्पन्न होती प्रभावती गुप्ता, ठीक, प्रभावती गुप्त या गुप्ता, ठीक। इस प्रभावती गुप्ता का जो विवाह है वो भी यहाँ बाकाटकों से कर दिया जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना इन तीनों में वैवाहिक संबंध स्थापित थे, ये इस टाइप से मैंने बता दिया ना, ठीक। तो भवनाग ने अपनी पुत्री का विवाह बाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम से कर दिया था, ठीक। चल, तो इन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भवनाग
10 अश्वमेध यज्ञ करवाना अपने आप में बड़ी बात है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है अश्वमेध? तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने रामचरितमानस जब देखी होगी, रामायण जो आती है उसमें जब भगवान श्री राम वो करवाते हैं अश्वमेध यज्ञ, तो उसमें यज्ञ करने के बाद घोड़ा छोड़ दिया जाता है। अब घोड़ा छोड़ दिया जाता है तो घोड़ा छोड़ने के बाद घोड़ा जितने क्षेत्र में जाएगा वो क्षेत्र अश्वमेध करवाने वाले या घोड़ा छोड़ने वाले शासक का ही क्षेत्र माना जाएगा। अगर कोई शासक उस घोड़े को पकड़ लेता है, ठीक है, तो वो ऐसा माना जाता है कि वो उस राजा को युद्ध की चुनौती दे रहा है, तो फिर उससे युद्ध करते हैं। तो इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, ठीक है। पहले के समय में अश्वमेध में घोड़े की बलि भी दी जाती थी, ठीक। तो ये भगवान के बारे में हो गया, ठीक। और कुषाणों की सामंती से मुक्त करवाए। अब अश्वमेध यज्ञ करवाने का मतलब ही है कि उन्होंने शक्ति बढ़ गई थी और किसी भी प्रकार के किसी के प्रभाव में वो शासन नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने कुषाणों की सामंती से स्वयं को मुक्त किया और एक अपना स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित किए। तो इसलिए भवनाग इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? बाकाटकों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। अब क्योंकि देखो बाकाटकों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, तो ये अगर ये जो है ये स्वायत्त शासक नहीं होते, अपने आप को सामंती से मुक्त नहीं करते, तो फिर क्या होता? बाकाटकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने से पहले इनको कुषाणों से क्या करना पड़ता? अनुमति लेना पड़ता, ठीक है। तो ये अभी आने मतलब सामंती से मुक्त किए और बाकाटकों से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया, अश्वमेध यज्ञ करवाया, ठीक है। उसके बाद अगले शासक आते हैं भूतनंदी या फिर वृषभनाथ। इंपॉर्टेंट शासक है ये, ठीक है। तो इन्होंने पद्मावती में स्वर्ण बिंदु, ये स्वर्ण बिंदु नाम की क्या है? शिवलिंग है, इनकी स्थापना करवाई, ठीक है। तो ये शैव धर्म से इनका जो प्रभाव है, शैव धर्म का प्रभाव इनके शासन काल में देखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस ये फैक्ट याद रखना। भूतनंदी या वृषभनाथ के द्वारा स्वर्ण बिंदु नामक शिवलिंग की स्थापना की गई। उसके बाद आते हैं नागसेन। अब नागसेन जो शासक है, ठीक, और नागसेन समुद्रगुप्त के समकालीन शासक होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट शासक है। अब समुद्रगुप्त के अपन जब आक्रमण देखते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। एक इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। क्यों कहा है भारत का नेपोलियन? क्योंकि इन्होंने लगभग भारत और इधर इंडोनेशिया, श्रीलंका वगैरह को बहुत बड़ा साम्राज्य जीत के स्थापित कर लिया, तो कभी भी युद्ध में हारे नहीं थे। तो उसी समय में जब इन्होंने उत्तर भारत का अभियान किया, उत्तर भारत का अभियान भी 2 चरणों में किया था। तो उत्तर भारत के अभियान में सबसे पहले इन्होंने नाग शासक को परास्त किया और अपने शासन में मिला लिया। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त ने जो अपना शिलालेख लिखवाया है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद में है, वहां से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में पता चलता है कि जब उत्तर भारत का अभियान कौन कर रहे थे? समुद्रगुप्त, तो उन्होंने नागसेन को पराजित किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं बाणभट्ट की हर्षचरित, ठीक। अब बाणभट्ट की हर्षचरित बता दिया मैंने। बाणभट्ट जो है संस्कृत के लेखक है और राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ठीक। उत्तरापथ के अभियान के दौरान समुद्रगुप्त द्वारा इनको परास्त किया है, मैंने बता दिया। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? आपकी प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, ठीक है। चलो, उसके बाद आते हैं गणपति नाग। इंपॉर्टेंट शासक है गणपति नाग, ये भी समुद्रगुप्त के समकालीन। अब मैंने बताया कि समुद्रगुप्त ने जो उत्तर भारत का अभियान किया था वो 2 चरणों में पूर्ण किया था। पहले चरण में उन्होंने किसको हराया था? नागसेन को, ठीक। नागसेन को हरा दिया और साम्राज्य को अपने मिला लिया। उसके बाद नागसेन के बाद जो है गणपति नाग शासक बनते हैं। तो फिर दूसरे आक्रमण के अभियान के दौरान उन्होंने गणपति नाग को भी हराया और नागों को पूरी तरह गुप्तों के अंतर्गत कर लिया या अपनी सामंती में ले लिया, ठीक। तो समुद्रगुप्त के समकालीन होगा ये दोनों शासक, याद रखना है आपको। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इनका वर्णन मिलता है। हर्षचरित जो कि बाणभट्ट की है, सेम उसी, दोनों लगभग एक ही समय के देश भी है। फिर द्वितीय उत्तरापथ अभियान में, पहले उत्तरापथ अभियान में किसको हराया? नागसेन को। दूसरे उत्तरापथ अभियान में किसने को हराया? गणपति नाग को, याद रखना आपको, ठीक। उसके बाद समुद्रगुप्त द्वारा गणपति नाग को परास्त किया, ठीक। नाग साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया अब पूरी तरह से, ठीक। पहले बार जब नागसेन थे तब मिला लिया था, लेकिन कुछ हिस्सा बच गया होगा या फिर कुछ शक्ति नागों की बच गई थी, तो गणपति नाग के समय पूरी तरह से इन्होंने, ठीक, मिला लिया था। ओके, चलो। उसके बाद आते हैं जो गणपति नाग है वो अंतिम नाग शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो 2 शासक को प्रमुख, आपको प्रथम शासक याद रखना है, ठीक, और दूसरा अंतिम शासक याद रखना है। प्रीलिम्स के रूप में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में फैक्ट के रूप में, तो ध्यान रखना। अब मैंने बताया वो तीनों त्रिकोण बताया था वैवाहिक संबंधों का, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था, ठीक। तो ये इनके विवाह ऐसे थे, बता दिया। पहले यहाँ उत्तर में जो मगध साम्राज्य, वहां गुप्त बैठे थे। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं आपके मध्य भारत में नाग थे और नीचे विदर्भ क्षेत्र में बाकाटक थे, ठीक। तो ये इनके मध्य, एक दूसरे के मध्य क्या था? वैवाहिक संबंध स्थापित थे, जो मैंने बता चुका, ठीक।
उसके बाद अगले आते हैं नागवंशकालीन कला। इनके समय में कला का क्या विकास हुआ? पवाया, जो कि वर्तमान में ग्वालियर में पड़ता है। इसका प्राचीन नाम क्या है? पद्मावती है। ठीक, ये 3 नंबर में एक जगह के रूप में भी आ सकता है। जैसे आप मध्य प्रदेश के मेंस जो एमपीपीएससी का मेंस है उसमें ट्रेंड देख रहे हो, एक जगह को लेकर भी क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां ये ध्यान रखना। पवाया है उसके बारे में बताना है आपको कि इसका प्राचीन नाम पद्मावती है, वर्तमान में ग्वालियर में पड़ता है। ठीक, यहाँ नागों की राजधानी हुआ करती थी। ठीक, और यहाँ क्या है तो उनके समय के, नागों के समय के विष्णु मंदिर है, शिव मंदिर यहाँ स्थापित किए गए। ठीक, और यहाँ एक बौद्ध प्रतिमा भी मिली है, मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था। ठीक, लेकिन प्रमुख जो धर्म था वहाँ शैव, जो कि हम शैवों का प्रमुख जो है वो देखने को मिलता है, मतलब शैव धर्म का प्रभाव था, और विष्णु मंदिर भी मिलता है। ठीक, और बौद्ध प्रतिमा यहाँ मिली। सिक्के इनके आयताकार सिक्के थे, वैसे सभी प्रकार के सिक्के मिलते हैं, मतलब गोल, त्रिकोण और ये आयताकार, लेकिन प्रमुख रूप से आयताकार सिक्के थे। बैल का चित्रण, तो मैंने बताया कि जो सिक्के हैं वो प्रमुख सिक्के नागों के समय में वृषभ आकार के सिक्के मिलते हैं। ठीक है, और तांबे के सिक्के मिलते हैं, मतलब धातु किसका प्रयोग किया गया? तांबा। तांबा जो विभिन्न धातु है जैसे सोना, चांदी, तांबा, इनके इससे शासन के बारे में क्या जानकारी मिलती है? ये जानकारी मिलती है कि तांबे के प्रयोग से मतलब इनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब गुप्तों के शासन में स्वर्ण मुद्राएं, फिर उसके बाद चांदी की मुद्राएं चली, तो मतलब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति उनके मुकाबले कम थी, क्योंकि इनके सिक्कों में जो है तांबे का प्रयोग हो रहा था। ठीक, पद्मावती। अब पद्मावती के बारे में, पवाया जो कि ग्वालियर में पड़ती है, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक नगरी थी। तो नागों के समय में बहुत इसको महत्व मिला, उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। और सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, क्योंकि यहाँ मंदिर, बौद्ध प्रतिमा ये मिली है। और व्यापारिक, तो यहाँ से व्यापारी बहुत ज्यादा होता था। यहाँ जो नदी है वो 3 प्रमुख नदियां इसी के आसपास के क्षेत्र में है, मतलब काली नदी, सिंध नदी, काली सिंध एक ही नदी है, और पार्वती नदी यहाँ देखने को मिलती है। ठीक, उल्लेख बाणभट्ट के हर्षचरित और भवभूति की मालती माधव में मिलती है। ठीक, तो ये उन शासकों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें जो है ये दोनों, बाणभट्ट के हर्षचरित और भवभूति की मालती माधव, इसमें बहुत व्यापक पद्मावती या पवाया का वर्णन मिलता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मेंस में ट्रेंड चल रहा है जगह या पर्यटन स्थल को लेकर, इसलिए ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो ये हो गया नागवंशकालीन कला। तो अब नागवंश जो है, नागवंश में एक आपको एक अन्य शब्द भी देखने को मिल सकता है, भार शिव नाग। ठीक है, भार शिव नाग है ना। तो भार शिव नाग जो है वो इन्हीं नाग शासकों का ही अन्य नाम है। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होना। भार शिव, क्योंकि एक जो वृषभ नाग है उन्होंने कंधे पर शिवलिंग को उठाकर, जैसे बाहुबली में देखा होगा प्रभास ने अपना कंधे पर शिवलिंग को उठाया, तो वैसे ही तो जो शिव के भार को अपने कंधे पर उठाने के कारण वो भार शिव नाग भी कहा जाता है। ठीक, तो ये नागवंश हो गया। अगला राजवंश अपन पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।